अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर का ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम बात कुछ समझना चाहते हैं कि आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें क्या कुछ पता चल सकता है। के सी वैसे तो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन ये डिपेंडेंट है ऑन द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो के सी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। इसलिए जब भी हम किसी रिएक्शन का केसी फाइंड आउट करते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर करते हैं। एनी हाउ किसी खास टेम्परेचर पर जो केसी है वो किसी भी रिएक्शन के लिए कुछ मालूमात दे सकता है और यही इसकी एप्लीकेशन है। जैसा कि इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और उसके बाद एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, एंड नंबर 3 इज इफेक्ट ऑफ द कंडीशंस ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इनको हम एक एक करके कुछ एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट इस समय पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ग्राफ हो तो इस ग्राफ में रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं और बिलाखिर वो टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाते हैं, यानी उनकी कंसंट्रेशन अगर ली जाए तो कंसंट्रेशन पैरेलल हो जाएगी किसके, टाइम एक्सेस के। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट के लिए भी ये बात करें तो प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे और बिल आखिर वो भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। टाइम एक्सेस के अगर पैरेलल हो गए तो हम कहते हैं कि ये वो पोजीशन है जो इक्विलिब्रियम पर आई है। तो इस इक्विलिब्रियम के आ जाने के बाद अगर हम केसी फाइंड आउट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि केसी इज अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जब इक्विलिब्रियम आ गया और इक्विलिब्रियम आने के बाद हमने केसी फाइंड आउट किया, यानी मतलब ये रेशो निकाली, तो हमने कहा कि ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अब थोड़ा यूं सोचिएगा कि टाइम अभी शुरू हुआ है और टाइम के शुरू होने के फौरन बाद ही हमने ये रेशो ले ली है, तो उस वक्त चूंकि इक्विलिब्रियम तो है नहीं, लेकिन रेशो तो ली जा सकती है, यानी प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट पर डिवाइड किया जा सकता है कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो जो हमारे पास अब जवाब आएगा उस जवाब को हम सिर्फ और सिर्फ रेशो कहेंगे, ना कि हम उसे केसी कहेंगे। कुछ बुक्स में इसको क्वोशंट के या क्यूसी के एतबार से भी लिखा जाता है, लेकिन हमारी बुक में इस प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की रेशो को रेशो कहा गया है। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है दो चीजों के दरमियान। किन किन? एक तो हमारे पास है ये केसी और दूसरा हमारे पास है रेशो, या जिसको हम कहते हैं क्वोशंट। अब इन दोनों को सोचते हुए जरा समझें। देखें, अगर हम ये कहेंगे कि एक वक्त आ जाने के बाद इक्विलिब्रियम आएगा और फिर केसी मालूम हो जाएगा, ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन अगर हम शुरू में मालूम करना चाहें, बाद में मालूम करना चाहें, बहुत देर से मालूम करना चाहें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की रेशो, तो रेशो हर वक्त मालूम हो सकती है। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो हमें कुछ बात समझ में आएगी। वो क्या? मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि जो हमारा केसी है वो एक खास वैल्यू रखता है किसी भी एक खास रिएक्शन के लिए। मिसाल के तौर पर 10⁻10, 10⁻8, 10⁻−5, कोई ना कोई हमारे पास इसकी एक वैल्यू होती है हर रिएक्शन के लिए। अब हम ये देखते हैं कि रिएक्शन शुरू हो गया और मालूम करना चाहते हैं कि केसी आ गया है या नहीं आया। तो केसी की तो एक खास वैल्यू है, जबकि जो हम रेशो निकालेंगे इसकी भी एक खास वैल्यू है। हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। सपोज कीजिए हम ये कहते हैं कि जो क्यूसी है या जो हमारे पास ये रेशो है ये छोटी है, स्मॉलर देन केसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी रिएक्शन चला है और आहिस्ता आहिस्ता ये रेशो बढ़ती जाएगी और बिलाखिर केसी तक पहुंचेगी। मतलब
अगर इस तरह से रिएक्शन हो रहा है, Kc की तरफ रवां दवा है, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है अगर रेशो छोटी है Kc से। अब इसी चीज को आप मुद्दात ले लें, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि वो जो रेशो है वो बड़ी है बानिस्बत Kc से, मतलब Kc से भी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि रिएक्शन ज्यादा आगे चला गया है, उसको इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए या Kc वैल्यू दोबारा लाने पर वापस आना होगा। तो हम कहेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड, हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके मालूम कर सकते हैं। और अगर तीसरी जो हमारे पास दरमियानी बात है वो जाहिर सी बात है वो इस तरह होगी कि अगर जो हमारे पास Kc है और Qc या रेशो और Kc अगर इक्वल हो जाए, रेशो और Kc अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि इस वक्त जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पर है। अब इसी चीज को हम अगर यूं कहें कि हमारे पास रिएक्टेंट A है और जो प्रोडक्ट है वो B है, और अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन B है तो हम ये कहेंगे कि A B में और B A में चेंज होगा। लेकिन ये फौरन नहीं होगा, जैसे कि हम पहले समझ चुके हैं कि A की जो कंसंट्रेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करती जाएगी और B की कंसंट्रेशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करती जाएगी, और इस तरह से ये रिएक्शन बिल आखिर इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। तो अगर रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो इस वक्त फॉरवर्ड है, यानी B बनेगा और रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की तादाद कम और प्रोडक्ट की बढ़ती रहेगी। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रेशो अगर बढ़ गई है और Kc से भी वैल्यू आगे निकल गई है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा, और इस दौरान होगा ये कि B की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी और A की बढ़ती रहेगी उस वक्त तक के लिए जब तक ये सिचुएशन नहीं आ जाएगी कि जो हमारे पास जो रेशो है और जो Kc है वो दोनों इक्वल ना हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि अब A जितना B में चेंज हो रहा है उतना B A में चेंज हो रहा है, और यही है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इस तरह से हमने देखा कि डायरेक्शन हमें बताता है Kc कि Kc कितना छोटा कितना बड़ा और किसके इक्वल है, तो इस हिसाब से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड और डायनामिक इक्विलिब्रियम पर भी रह सकते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब वही होगा कि द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of reverse reaction। अब हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी ये ग्राफ बनाया और आपको बताया कि अगर हम ये कह देते हैं कि रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं, बिल आखिर ये कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और सेम टू सेम इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि रिएक्टेंट्स का बढ़ना और रिएक्टेंट्स का कम होना और प्रोडक्ट्स का बढ़ना चलता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ज्यादा देर तक ना चले, मतलब लेस टाइम में ही ये कंप्लीट हो जाए, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि कुछ ऐसा हुआ कि यहीं पर ही रिएक्टेंट्स जो थे वो कम हो गए और लेस टाइम के अंदर ही क्या हो गए, पैरेलल हो गए टाइम एक्सेस के, यानी हम कहते हैं 0 सेकंड पर ही वो पैरेलल हो गए। और इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स थे वो भी यहीं पर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी रिएक्शन चला ही था कि वो कंप्लीट हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर गया, और उसकी जो Kc की वैल्यू होगी वो बहुत ही स्मॉल, छोटी होगी। अब हम दोबारा से बात समझते हैं। इसी के मुकाबले में अगर हम एक ग्राफ और ड्रा करें तो कुछ हमें इस तरह का अंदाजा होगा। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हमने ये ग्राफ दोबारा बनाया
और इस दफा ऐसा हुआ कि 0 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, यानी पहले की निस्बत कुछ रिएक्शन ज्यादा देर तक चला और फिर ये वाली हालत आई कि टाइम एक्सेस के पैरेलल हो गए, रिएक्टेंट्स की मिकदार भी और प्रोडक्ट की मिकदार भी। तो हमने कहा कि इस वक्त जो केसी की वैल्यू आएगी वो केसी की जो वैल्यू होगी लिटिल बिट लार्जर होगी, मतलब हम कह रहे हैं कि केसी की वैल्यू कुछ हद तक लार्ज होगी, या अगर आप इसे कहते हैं कि ये वाली वैल्यू वेरी स्मॉल है तो फिर ये वैल्यू कुछ हद तक उसकी निस्बत लार्ज है या कंपैरेटिवली स्मॉल है, मतलब वेरी स्मॉल एंड इट इज अ स्मॉल क्वांटिटी। हम एक ग्राफ फिर दोबारा ड्रॉ करते हैं। इस दफा हम ये कहते हैं कि ऐसा हुआ कि जो रिएक्टेंट्स थे, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं वो ए, वो कम होते 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 बहुत टाइम ले गए, मतलब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 0 सेकेंड से चले, फिर 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, 200 सेकेंड पर जाकर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, और इसी तरह से प्रोडक्ट भी आखिरकार बढ़ते 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 और काफी देर के बाद टाइम एक्सेस के पैरेलल हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें जो केसी की वैल्यू है वो काफी लार्ज है, या कह देंगे वेरी लार्ज है। अब हमें इन तीनों बातों से कुछ सबक मिलता है। वो क्या मिलता है कि केसी की वैल्यू वेरी लार्ज भी हो सकती है, वेरी स्मॉल भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। तो ये हमारे पास तीन दर्जे हैं। अब हम इनके एतबार से एक्सटेंट यानी रिएक्शन की जो एक्सटेंट है, मतलब उसकी जो एक सकत है, एक पोटेंशियल है, वो बताई जा रही है कि वो किस हद तक प्रोसीड हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम फर्स्ट बात करते हैं अपनी किताब के एतबार से कि अगर केसी की वैल्यू वेरी लार्ज, काफी लार्ज होगी, इसका मतलब है रिएक्शन बड़ी देर तक चला और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते रहे और आखिरकार ऐसा भी पॉसिबल है कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में भी चेंज हो गए हों। तो हम कहेंगे कि ये इसकी जो एक्सटेंट है इस रिएक्शन की वो कुछ यूं है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन है, यानी ये मुकम्मल तौर पर जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता था इसने बनाए और रिएक्टेंट जितने कम से कम हो सकते थे वो हो गए। ये हमारी किताब के एतबार से फर्स्ट पॉइंट है। जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि अगर रिएक्शन कुछ इस तरह हुआ कि केसी की वैल्यू स्मॉल है तो उसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स कुछ कम हुए, प्रोडक्ट बन गए, इसी तरह से प्रोडक्ट जो है वो भी कुछ मिकदार में अच्छे हैं, बन गए हैं, रिएक्टेंट्स भी काफी हद तक कम हो गए हैं, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। तो हम कहेंगे कि रिएक्शन अगर स्मॉल के एतबार से देखें तो चला तो जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं चला, जैसे मैंने कहा 30 सेकंड तक वो आकर रुक गया, मतलब ये एक फर्जी नंबर है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कंपैरेटिवली है। तो पहले हमने 1 सेकंड पे रिएक्शन कंप्लीट कर दिया, फिर हमने 30 सेकंड पे रिएक्शन कंप्लीट किया और हमने आखिर में कहा कि ये 100-200 सेकंड तक भी जा सकता है। अब यही मामला अगर हम यहां पर देखें, यहां पर तो पता लगता है कि रिएक्शन चला ही नहीं, रिएक्शन अभी शुरू ही हुआ था कि उसका केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चूंकि इस वक्त छोटा आएगा तो बहुत ही स्मॉल, जैसे मैंने लिखा है वेरी स्मॉल केसी, तो रिएक्शन ज्यादा अच्छा नहीं चला। तो किताब ने इसको जो लिखा है बेसिकली वो लिखा है इस नंबर 2 पॉइंट को, वो ये कि डज नॉट प्रोसीड एप्रिशिएबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब नॉट एप्रिशिएबल, कुछ ज्यादा नहीं है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जबकि तीसरे मामले में हम ये कहते हैं क्योंकि केसी की वैल्यू बहुत ही छोटी है तो ये बताता है कि रिएक्शन बहुत ही कम, वेरी लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हमें यहां पता चला कि केसी की वैल्यू अगर वेरी लार्ज होगी तो फिर रिएक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी
इस अंदाज में कि प्रोडक्ट बहुत मिले हैं और रिएक्टेंट बहुत कम रह गए हैं और रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर Kc की वैल्यू स्मॉल है कदरे, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं बने हैं और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना बेहतर तरीके से नहीं बढ़ा है। जबकि अगर हम कहते हैं कि रिएक्शन का Kc है ही बहुत छोटा, इसका मतलब है प्रोडक्ट बने ही ना होने के बराबर है, तो वेरी लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। द इफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि Kc एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, यानी स्पेसिफिक कंडीशंस पर। जो हमारे पास कंडीशंस हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस कंडीशन में सबसे ज्यादा अहम चीज है टेम्परेचर, इस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम। अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करें या इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस लगाएं, तो हम अपने Kc की वैल्यू अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि A रिएक्टेंट है और ये चेंज हो रहा है B प्रोडक्ट के अंदर, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसमें जैसे हमने ग्राफ की बात की और यहाँ पर एक ग्राफ है जो कुछ यूं शो हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजिंग। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पर लिया गया ग्राफ है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, सपोज कीजिए ये 0 से हम चले और 100 सेकंड पर पहुंचे या मिनट्स पर पहुंचे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द रिएक्शन, और ये जो हमारे पास पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई, यानी Kc हमें मिल गया। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त स्पेसिफिक कोई ना कोई टेम्परेचर है और प्रेशर है और वॉल्यूम है। अब हम क्या करते हैं, से जो प्रेशर जो हमारे पास पहले था या टेम्परेचर था या वॉल्यूम था, इसको हम चेंज कर देते हैं। हम इसमें से सबको इकट्ठा भी चेंज कर सकते हैं और साथ साथ एक एक को भी चेंज करके देख सकते हैं। ये ट्रायल एंड हिट मेथड है, या आप कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड है, कि हम कौन सी ऐसी कंडीशंस लेकर आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी, और इस सारी कंडीशंस के चेंज करने पर जो हमारा असल मकसद है वो ये है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्ट ले सकें, क्योंकि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं ये प्रोडक्ट हासिल करने के लिए ही कर रहे हैं। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट और जल्दी, फ्यूल की कंजप्शन भी कम हो, टाइम भी कम लगे, और जो चीज बने वो सस्ती भी हो ताकि उसको खरीदा भी जा सके। तो हमने हर चीज को यहाँ पर देखते हुए, क्योंकि टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो उसका मतलब है फ्यूल कंजप्शन बढ़ रही है, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये देखेंगे क्या हमारा इक्विलिब्रियम भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या प्रोडक्ट बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। इसी तरह से जब आप प्रेशर लगाएंगे तो आपको एनर्जी सर्व करनी पड़ेगी, तो वो अगर प्रेशर ज्यादा लगाने के बाद हमें अच्छा प्रोडक्ट मिला तो वो महंगा होगा, क्योंकि इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर के बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा सर्व करनी पड़ेगी, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट में आ जाएगी। इसी तरह से जो वॉल्यूम है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें कितना वॉल्यूम लेना है, कितना चेंज करना है, रिएक्टेंट्स के लिए कितना वॉल्यूम होगा कि हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट भी बन सकेंगे। हम यहाँ पर वॉल्यूम को आसान लफ्ज में कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी हो कि प्रोडक्ट बन सकें। बहरहाल ये मैंने जो आपको हिस्सा बताया, इस हिस्से के बताने का मकसद ये था कि ये हमारी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि हम किस हद तक टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को एडजस्ट करते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल सके। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट लेने के लिए हम सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन को चेंज करने से आपके इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क आएगा। सपोज कीजिए हम एक ऐसी कंडीशन लेकर आते हैं कि जब हम यही ग्राफ दोबारा बनाएं और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हम टाइम पर एक ग्राफ बनाएं, तो पहले की निस्बत जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ हो सकता है कि इस तरह का हो जाए। इस तरह का होने का मतलब ये है
कि अगर टाइम हुआ है मिसाल के तौर पर 0 से लेकर 50 सेकंड, तो 50 सेकंड पर ही हमने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। और इसी तरह सेम टू सेम हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी कंडीशंस चेंज हो जाएं और ये जो ग्राफ है बजाय यहाँ पर जाने के वो थोड़ा देर से, यानी कंडीशन आपने ऐसी लगाई है कि ग्राफ अब पहले की निस्बत देर से टाइम एक्सेस के इक्वल होगा। और इस तरीके से जो हमारे पास नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा वो जाहिर सी बात है अब 50 सेकंड पर तो नहीं होगा, 100 या 150 सेकंड पर होगा। अब हमने यहाँ पर आपको क्या बात सिखाई? वो बात ये सिखाई गई है कि हम अपनी मर्जी से किसी इक्विलिब्रियम यानी केसी या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हम उसको पहले अटेन कर सकते हैं, हम उसको देर से अटेन कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको नॉर्मल तरीके से अटेन कर सकते हैं। तो आपके पास ये मैंने 1, 2 और 3 कंडीशंस में बात की है। तो यहां पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कंडीशंस चेंज कर दी जाएं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। और इसी को ही हम पढ़ रहे हैं कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी सपोज कीजिए ये पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है, ये पोजीशन सेकंड पोजीशन है और ये पोजीशन थर्ड पोजीशन है। तो इन तीनों पोजीशंस के एतबार से हम चंद नताइज डिड्यूस करते हैं। वो नताइज क्या हैं, इनको एक बार अपनी बुक से भी देख लेते हैं मिसाल के तौर पर कि बुक क्या कहती है, और जो हमने बता दिया है एक्चुअली यही बेसिक कंसेप्ट है। की सिम्त का एक तयन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास हिस्सा है ये लेफ्ट है, यानी रिएक्टेंट्स वाला हिस्सा लेफ्ट है, जैसे कि आपने लेफ्ट साइड पर ही रिएक्टेंट लिखते हैं। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये राइट है। अब लेफ्ट और राइट के बारे में चंद एक बातें हैं। वो ये कहता है कि केसी की वैल्यू अगर बहुत लार्ज है, जैसे कि अब हमारी इस तीसरी सिचुएशन में जो केसी की वैल्यू है लार्ज है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स काफी देर तक प्रोडक्ट में चेंज हुए और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने, तो केसी भी लार्ज हुआ। तो हम कहेंगे कि अगर केसी की वैल्यू लार्ज है, केसी अगर लार्ज है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो काफी देर तक राइट साइड तक रही है। यानी राइट साइड पर रहने का मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड रहा है। यानी केसी अगर लार्ज है तो ऐसा है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम एक बात और समझें वो ये कि अगर केसी की वैल्यू से हम नंबर 1 पर देखते हैं तो केसी इंतहाई स्मॉल है, तो फिर इसका मतलब रिएक्शन काफी देर तक चला भी नहीं और प्रोडक्ट ज्यादा बने भी नहीं। तो रिएक्शन में हम ये भी कह रहे हैं कि प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो अगर बने हैं तो वो वापस रिएक्टेंट में चेंज होते जा रहे हैं और ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास पैदा ही नहीं हो रहा बल्कि रिएक्टेंट पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रिएक्शन अब जब जो जा रहा है, यानी कब, जब केसी स्मॉल होगा तो फिर रिएक्शन जो जाएगा वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, मतलब मोर रिएक्टेंट्स आर प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स। तो हमने अब तक क्या सीखा? इफ केसी इज स्मॉल then the reaction proceed towards the left. If Kc is large, then reaction proceed towards the right. हम इसको अगेन कंक्लूड करते हैं कि अगर Kc लार्ज होगा तो रिएक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर होगी, और इसी तरीके से अगर Kc स्मॉल होगा तो फिर हम कहेंगे केस की डायरेक्शन यानी रिएक्शन
की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर होगी।